शुरू करते हैं अपन, है ना। अगर तंत्र और व्यवहार आयुर्वेदा से सब लोगों ने नोट्स प्रिंट करवा लिए होंगे, है ना। और देखने को ये वीक तो है, अगले वीक तक इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे अपन लोग। अगर तंत्र व्यवहार में थोड़ा सा ये धाराओं वाला है, अभी चीजें कुछ ऑथेंटिक वो नहीं मिला, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है। देखो बीच में अगर आएगा, हालांकि धाराओं वाले क्वेश्चन इतने आते नहीं है, फिर भी अपन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। कुछ बुक्स मैंने रेफरेंस के लिए देखी थी, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री उसमें भी मिला नहीं। तो जैसे आएगा तो उसको अपन अपडेट करेंगे इसमें। बाकी तो ठीक ठाक ही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है अगत तंत्र का, है ना। तो अगध तंत्र जो है गद शब्द से है ना। और गद, गद का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए बताया गया कि रोग, पीड़ा, विष एवं, है ना, इसे कहते हैं गद। अगध जो है औषध, इसका अपोजिट क्या कहलाता है, अगध कहलाता है। और अगध से क्या मतलब हो जाएगा, औषध, स्वास्थ्य और विष को विनाश करने वाला विज्ञान, ठीक है ना। तो अगध तंत्र वो विज्ञान है जो कि औषध, स्वास्थ्य या विष को विनाश करने वाला विज्ञान है। अपन यहाँ पर विष को विनाश करने वाले विज्ञान की बात कर रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजी। वो यहाँ गद का मतलब है रोग, पीड़ा, विष, ठीक है ना। अमर कोश में औषधम, भैषजम और अगध और आयु को एक पर्यायवाची मतलब एक समान अर्थ वाले माने गए, ठीक है ना। अमर कोश जो है अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है, और एक काफी ऑथेंटिक सोर्स है। खासकर टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं कि शब्द को खोजना है, इसका क्या मतलब निकलेगा, तो ये आता है। तो ये सब एक ही मतलब है, औषध, भेषज, अगध और आयु। अब यहाँ थोड़ा सा आयु थोड़ा डिफरेंट अपने को लग रहा है ना। आयु को भी इन्होंने क्या है अगध कहा है। आचार्यों द्वारा दिए गए नाम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो इसे अगध तंत्र ही नाम दिया गया। ये नहीं कर अपन बात करें तो अगध तंत्र का सर्वप्रथम जो नोमेनक्लेचर है, सर्वप्रथम जो नामकरण है, वह सुश्रुत संहिता में आता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एवर सुश्रुत संहिता में ये नाम आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन चले तो चरक संहिता में से क्या बोला गया है, जब आप देखो अष्टांग आयुर्वेद पढ़ते हैं तो यहाँ पर विष, गर, वैरोधिक प्रशमन बोला गया। विष, गर, वैरोधिक प्रशमन, तीन चीजें आ जाते हैं। विष तो होता ही है, गर विष होता है, और वैरोधिक, है ना। वैरोधिक का मतलब जो होता है कि जो विष का विरोध करने वाला होता है, एंटीडॉट्स हो गए इस टाइप के, समझ लो, विरोधी आहार से न समझिएगा, है ना। और वाग भटनी से क्या बोला है, काल वाय ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा विषाम, है ना। तो अगध तंत्र को इन्होंने क्या बोला है, दंष्ट्रा बोला हुआ है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। सुश्रुत ने अगध तंत्र बोला, विषगर वैरोधिक प्रशमन चरक का है, भागवत ने दंष्टा चिकित्सा बोला, हारीत ने विष तंत्र बोला है, याद रखिएगा। थोड़ा सा अलग, अगध तंत्र ये बोलते थे सुश्रुत, तो विष तंत्र किसने बोला, हारीत ने बोला हुआ है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है ना, चाणक्य वाला, तो उसमें जांगुली तंत्र बोला गया है। वैसे भी अपना देश जो है ना सांपों का देश कहलाता है, इज द कंट्री ऑफ स्नेक्स। और लगभग 75 से 80 हजार टाइप की स्पीसीज अपने देश में पाई जाती है, डिफरेंट पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सर्पों की। और कोई ऐसा देश का नाम जानते हो जहाँ एक भी सांप नहीं है? इज देयर एनी कंट्री एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो स्नेक? किसी को आइडिया है? समवन? कौन बता रहा है? सर थाईलैंड। थाईलैंड नहीं, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, यस। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे, मतलब जो है ना, गूगल करके देख रहे हो हाँ ठीक है, तो अच्छा है। तो न्यूजीलैंड में ऐसा माना जाता है सांप नहीं है।
कुछ सांप ऐसा लहरों से समुद्र से बह के आ जाते हैं, मतलब बेटर है, बट उस देश में सांप नहीं पाए जाते, ठीक है ना। जांगुली काफी इंपॉर्टेंट है ना, सांपों के लिए कि इस देश में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे रूपक गढ़े गए, बहुत सारी चरित्र है, नाग देवता से लेकर के दुनिया भर की चीजें है ना, और मनुष्यों का यहाँ पर बड़ा मधुर संबंध रहा है। अब देखो अपन कल्प स्थान जो सुश्रुत संहिता का पढ़ते हैं, बहुत ही मौलिक है अगत तंत्र के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो ये अगत तंत्र के लिए कल्प स्थान, कई बार पूछा जाता है कि कल्प स्थान में किसका वर्णन, क्योंकि देखो चरक का कल्प और सुश्रुत के कल्प में अंतर है ना। चरक के कल्प में आप देखो वमन विरेचन और ये सारी चीजें सब दी हुई है ना, लेकिन जो सुश्रुत का कल्प है उसमें विषतंत्र अगत तंत्र ही दिया हुआ है पूरा पूरा 8 के 8 चैप्टर, और इन 8 चैप्टर के नाम याद करना इम्पोर्टेंट है। हालांकि पीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन पीजी के हिसाब से है ही कि आपसे कभी कोई चैप्टर पूछ लिया जाए कि चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा कौन सा चैप्टर है। तो एक क्रम से अपन को याद करना है। अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय, दूसरा स्थावर विष विज्ञानी, जंगम विष सर्पदष्ट विज्ञानी, सर्पदष्ट विष चिकित्सा, है ना, दुंदुभि स्वनी कल्प और मूषिका कल्प और कीट कल्प करके सबसे आखिरी चैप्टर जो है कीट पर आधारित, ठीक है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। आस्था ने जंगल में सर्पदष्ट चिकित्सा 2 मूसों पर की। आस्था मतलब अन्नपान और स्थावर विष, ठीक है ना। जंगल में मतलब जंगम विष, ठीक है। जंगल में सर्पदष्ट चिकित्सा, तो सर्प का मतलब सर्पदष्ट विष और चिकित्सा का मतलब सर्प, ये चिकित्सा हो गया इसका ना। 2 का मतलब यहाँ दुंदुभि स्वनी, और 2 मूसों पर की मतलब मूस का मतलब मूषिका कल्प, की का मतलब कीट कल्प। तो आस्था ने जंगल में सर्पदष्ट चिकित्सा 2 मूसों पर की, ऐसे करके याद करने के लिए एक सहारा हो सकता है ना। अब यह संहिताओं में अगर तंत्र विषयक संदर्भ जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, न्यूजीलैंड आदित्य ने भी बोला था। आदित्य का गूगल बहुत तेज चल रहा है, क्यों आदित्य, है कि नहीं। गूगल का मतलब दिमाग है ना। चल इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। हाँ अगत तंत्र तो पढ़ रहे हैं। हाँ अगत तंत्र वाला है तो उसको आइडिया है, इसलिए अगत का है ही मास्टर। न्यूजीलैंड भिजवाएंगे तो सांप ही नहीं मिलेगा। चल तो संहिताओं में अगर तंत्र देखो, चरक संहिता में आप सबको पता है विष तंत्र, ये 23वां अध्याय मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सुश्रुत संहिता में अपन ने पढ़ा 1 से 8 चैप्टर जो है, ये वाला जो अपन को याद करना है ना। और अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र 40 से 48वां अध्याय, अष्टांग हृदय में 35 से 38वां, ठीक है ना। उत्तर तंत्र में आ रहा है, मतलब देखो चरक ने चिकित्सा में बताया, सुश्रुत ने कल्प में बताया, संग्रह और हृदय ने उत्तर में बताया, और काश्यप ने सर्व विधि विश्व प्रतिपादक अध्याय में इन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है विश्व संबंधित जो, ठीक है ना। विष की उत्पत्ति से संबंधित कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, है ना, कि कैसे विष की उत्पत्ति हुई, और इसको लेकर के भी अपने यहाँ भर भर के लिटरेचर अवेलेबल है, पुराणों में, ग्रंथों में, जो भी है ना पुराने प्राचीन हमारे देश में प्रचलित वेद पुराण रहे हैं उसमें ये चीजें आई, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों ने घटना पढ़ी होगी समुद्र मंथन के बाद, ठीक है, देवासुर संग्राम हुआ और देवता हो गए थे कमजोर। असुर वैसे भी स्वाभाविक रूप से बलिष्ठ बलवान होते हैं, है ना, और देवता बेचारे के अब तक सोम रस के असर में लड़ते रहेंगे, सुकुमार होते हैं। अब उनने बोला भैया ये तो असुरों को मार मतलब कितना मतलब कुछ नहीं, कूट कूट के हमें को हालत, हमारी हालत खराब कर देंगे। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि देखो यार ऐसा है, दोनों जानी दुश्मन है, लेकिन सोचो, उन्होंने बताया देखो समुन्द्र में बहुत कुछ भरा हुआ है, इसके गर्भ में समुद्र, तो अपन चरनिंग करते हैं, मंथन करते हैं, निकलेगा तो अपन बांट बांट के लेंगे, समझ रहे हो। और देव बेचारे दानव तो ऐसे दिमाग से पैदल, ने बोला यार सही से बोल रहा होगा, है ना, ठीक है ब्रो कोई बात नहीं, अपन चलो शुरू करते हैं। तो नगराचल पर्वत होता है
और वासुकी नाग की, अब यहाँ पर देखो नाग आ गया है ना, वासुकी नाग की मथानी, वासुकी नाग वो होता है जिसपे विष्णु भगवान लेटे रहते हैं ना, सैया वाला। अब है ना, तो फिर उसकी होती है चरनी, मंथन होता है, और फिर ये बड़े बड़े चीजें निकलती हैं, श्री मणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज, ये सब चीजें निकलती है ना। सबसे पहले लक्ष्मी जी निकलती है, तो भाई कौन लक्ष्मी के योग्य होगा, तो विष्णु भगवान बैठे, ठीक है। मणिया निकली, है ना, रंभा जो नृत्य करने वाली है, तो देवता बोले भाई अपना मनोरंजन होगा तो हमारे यहाँ चले आओ, ठीक है। तो ऐसे विष की भी उत्पत्ति हो, अमृत निकलता है, अमृत वाली तो कहानी राहु के पता है, होगी गर्दनें काट दिए भाई, है ना, वो भी चलता है। तो विष की भी उत्पत्ति ऐसे ही उसमें आती है। तो जिन्होंने देखो क्या है कि समुद्र मंथन में अमृत से पूर्व विष की उत्पत्ति होती है शिव के द्वारा। फिर जहर को कौन ग्रहण करेगा, अब ये तो होता निकल गया है प्रोडक्ट तुम्हारे सामने, अब जहर को देख करके दानव में भयभीत, और ये देवता बोलेंगे ये जहर कौन पिएगा भाई, अच्छी चीज तो अपन ले लेंगे। और इसीलिए शंकर जी ने बोला कि मैं ही दुनिया का जहर पी लेता हूँ, नीलकंठ कहलाए, समझ रहे हो ना, गले में गया तो गला उनका नीला हो गया, तो नीलकंठ कहलाए। तो इसलिए होता है कि दुनिया में नीलकंठ स्वभाव वाले लोग कम है कि जो कष्ट पी लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो शिव के द्वारा विष का पान किया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ बूंदे छलक गई, उधर पानी पीते तो छलक गया, और जब बूंदे गिरी तो वही फिर नीचे क्या है, स्थावर और जंगम योनि में प्रकट होता है, एनिमल और प्लांट सोर्सेस में, जो मुंह हाड़ कड़े होंगे के मुंह में चला गया, जहरीले बन गए, सांप टाइप के लोग, है ना। तो ऐसी कहानी है। और पुराणों में, पुराण चूंकि इंस्पायर्ड है हमारे संहिता ग्रंथ में, तो चरक और अष्टांग हृदय में देखो उन्होंने क्या कहानी रची है। समुद्र मंथन यहाँ पर भी हो रहा है। समुद्र मंथन में अमृत उत्पत्ति से पूर्व की घटना है। एक भयानक स्वरूप वाला दैत्य स्वरूप का, मतलब एक राक्षस उत्पन्न होता है। अब याद रखना राक्षस का स्वरूप क्या, एग्जाम में पूछा गया है ना, 4 दांत हैं जिसके, हरे रंग के जिसके केश हैं, और नेत्रों से जिसकी ज्वाला निकलती, चतुर्दंत वाला है, हरित वर्ण के केश हैं, और नेत्रों से ज्वाला निकलती है, समझ रहे हो ना। इस टाइप का एक राक्षस उत्पन्न होता है, और इसे सब देख करके सब लोगों में विषाद हुआ, डर गए भैया ये तो छोड़ेगा नहीं किसी। तो ब्रह्मा ने उस राक्षस से पकड़ा, बोले बेटा तुम ना डराएगा दूसरे को, चल तो ऐसा कर, स्थावर जंगम योनि में चले जाओ, ठीक है ना। तो तुमको क्या है, हमने क्या है उसको क्या वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना, उसको मतलब डाइल्यूट कर दिया, स्थावर जंगम योनि में उन्होंने उसको, नहीं तो देख देख के लोग ऐसे मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये राक्षस का स्वरूप याद रखना, 4 दांत, हरे बाल, आंखों से ज्वाला, ऐसे चलता है ना कि एकदम जयशंकर वाली आंखों से लाइट निकल रही है, इस टाइप का। चल, तो ये अष्टांग हृदय और चरक में मिलता जुलता वर्जन है। अब सुश्रुत ने तो बकायदा उस राक्षस का नाम भी दे दिया, कैटभ नामक राक्षस, देख रहे हो। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना जब की जा रही थी, तो यहाँ कहानी थोड़ा दूसरी है ना। तो सृष्टि उत्पन्न जब की जा रही थी, तो भाई कैटभ नामक राक्षस उत्पन्न होकर मतलब विघ्न डाल रहा है, भैया ये हम ना होने दें, ठीक है, वी विल नॉट लेट इट हैपन। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए, आंखों से उनकी ज्वाला निकलने लगी। अब देखो क्रोध में बहुत सारी चीजें प्रकट हुई अपने आयु में, है ना, एक ज्वर भी उनमें से एक है। यहाँ क्रोध से विष भी उत्पन्न होता है, तो क्रोध रूपी पुरुष उत्पन्न होता है, मतलब जो है ना इसका ह्यूमनाइज किया गया कि भैया एक पुरुष जो है, अब गुस्से से उनके क्रोध स्वरूप पुरुष उत्पन्न होता है, समझ रहे हो ना। अब उसके गुस्से को देख करके सब में भाई विषाद उत्पन्न हो गया, डर गए लोग, सहम गए कि भाई बचेंगे कैसे, ठीक है। तो फिर ब्रह्मा ने बोला बेटा कूल डाउन हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। अब क्रोध ने बोला भैया तुम हमको पैदा तो कर दिए, हमने कैटअप वैटअप तो निपटा दिया, सब कुछ कर दिया, हम करें क्या। उनने बोला ठीक है तुम भी जाओ स्थावर जंगम में सेटल हो जाओ, ठीक है ना। तो आके स्थावर सब, लेकिन कहानी के अंत में स्थावर जंगम में ही पहुंच रहे। स्थावर जंगम का क्या मतलब हो गया, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में जाओ, क्योंकि पापी सारे वहीं पड़े हैं, वही जहर खाएंगे और जाएंगे, कहानी है ना। तो
मतलब एक एलियन टाइप का है जहर, समझ लेना, है कि नहीं। बकायदा तरीके से लाया गया है स्थावर जन्म। ये 3 कहानियां अपने को, 3 वर्जन अपने को मिले। समुद्र मंथन शिव जी की घटना है कि शिव जी ने विष का पान किया, एक ये वाली बात है। इसमें शिव महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। अष्टांग हृदय और चरक के अनुसार तो आपने देखा ही है कि भयानक स्वरूप वाला 4 दांत, हरे बाल, आंखों से अंगारे निकलने वाला राक्षस पैदा होता है। तो ब्रह्मा जी ने उसको सेटअप किया है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही है ना। शिशुत कल्प में भी कैटव नामक राक्षस का, आदित्य बोल रहा है पीएससी क्वेश्चन है, ठीक है आएगा क्वेश्चन पीएससी, बट इतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते रहे, इक्का दुक्का पूछे जा सकते हैं। इसलिए अब ये मतलब ये ना सुन लेना कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना सब कुछ है एवरी। चलो इसके बाद विष के पर्याय में अपन चलते हैं छ्वेड। पहला देखो इसमें थोड़ा सा वर्तनी सही कर लेना, भेड़ लिखा है छ है, अदा छत्री वाला छ्वेड ऐसा लिखोगे, छ्वेड है ना। गद कलाकुल गरल, ये भूगर नहीं है मूगर, गर कालकल, कालकल पे अच्छा नाम लगता है ना, कालकल, ठीक है ना। इसके अलावा रस तरंगिणी में अगर आप देखिए तो विषम छेदम गरलम कालकूटश्च तन्मतम, है ना। तो विष छेद गरल कालकूट ये 3-4 पर्याय रस तरंगिणी में बताए गए, है ना। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, लिख लो रस तरंगिणी के अनुसार। इसको विश्व बोला गया, छेद तो जानते हो, छेद उधर भी था, गरल बोला गया, कालकूट बोला गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो विष के गुण हैं, ये भी काफी पूछे जाते रहे हैं। शारंगर भाव प्रकाश ने 8 बताए हैं, अभी भाव प्रकाश प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए तो बता भी रहे थे, शारंगर जैसे ही है, ठीक है ना। और चरक शिशुत दोनों ने भैया 10 बताए हुए हैं, और बाघ भट्ट जी ने कितने बताए हुए हैं, एकादश, 11, 8, 10, 11, तो ये हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट में अपन चलते हैं, तो फिर अपन क्या देखेंगे, विष के गुण हैं, इनको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ डिफरेंट हो तो उसको अपने को पकड़ने का है। अब सुश्रुत ने विष के जो 10 गुण बताए हैं, रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्म आसु व्यवायीचा विकासी विशुद्धम चैव लघु अपाकी चा तत् स्मृतम। अपाकी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो इसमें क्या है, रुक्ष व्यवायी तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु उष्ण विकासी विशद आसु और अपाकी। तो ये अपाकी बड़ा मौलिक है इनका, है ना। तो इसको याद करने का है, असुर तेरी बीबी आती ऊबर से, असुर तेरी बीबी आती ऊबर से, ऐप ऐसे करके बना लेना। फिर है चरक ने अपाकी के स्थान पे क्या चीज बताया हुआ है, अनिर्देश रस, ये मौलिक है, कई बार पूछा जाता है निर्देश रस किसने बोला है ना, तो चरक के अनुसार अनिर्देश रस। फिर इसके बाद अपन चलते हैं अष्टांग हृदय कार ने सुश्रुत के 10 गुणों के अतिरिक्त देखो उन्होंने अव्यक्त, जो एकादश माना अव्यक्त है, देखा अपाकी सुश्रुत का मौलिक है ना, और अनिर्देश रस चरक का मौलिक, अव्यक्त रस अष्टांग हृदय का मौलिक। संग्रह ने विषम पाकी बताया, अव्यक्त की जगह उन्होंने क्या अष्टांग संग्रह कब लिख लेना, उन्होंने विषम पाकी बताया, ठीक है, पा है ये पाकी। सारंग दर का देख लीजिए, सारंग दर और भाव प्रकाश दोनों भाई भाई हैं, मिलता जुलता है दोनों का विचार। व्यवाही चा विकासी सा स्यात् सूक्ष्म छेदी मदावहम आग्नेयम, वहां पर जो पढ़े थे कि श्लेष्म छेदी करके, अगर कल प्रीवियस क्लास का तुम लोग याद हो, कल ही साथ पढ़ रहे थे ना, श्लेष्म छेदी करके आया था, छेदी की जगह है ना। तो उन्होंने क्या, सूक्ष्म छेदी मदावहम आग्नेयम जीवित हरम योग बाही स्मृतम विषम,
कुछ लोग तो क्लास लेते नहीं, उनको लगता है कि हो गया हम पढ़ लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि उसमें बहुत सी चीजें निकल के आती हैं, गलतियां भी कहीं कहीं पकड़ में आती हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आपको मिलती हैं, है ना। तो अगर ऐसी धारणा है लोगों की तो ये मतलब अनफॉर्चुनेट है ना। बाकी अपना हित अहित तो सभी को समझना पड़ेगा कि क्या हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, तो इसमें देखिए क्या है, व्यवायी है, व्यवायी विकासी तो आपको हर जगह ही मिल रहा है, इसमें तीक्ष्ण नहीं आ रहा है ना। मदावा है, आग्नेय है, सूक्ष्म है, जीवित हर, जीवित का चूंकि जीवन का नाश कर सकता है इसे जीवित हर लिखा हुआ है, छेदी है और योगवाही, देख लो इसको योगवाही बोला हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है योगवाही। तो इन्होंने कुछ बड़े विशेष चीजें बताई हैं, आग्नेय किसी ने नहीं बताया, योगवाही किसी ने नहीं बताया, छेदी किसी ने नहीं बताया, ठीक है ना, और जीवित हर भी किसी ने नहीं बताया, मदावह किसी ने नहीं बताया, है ना। ये 4-5 लक्षण हैं इनके विशेष, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं कि विष के गुण और उनके कर्म, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बड़े बारीकी के साथ देखने का है, ठीक है ना। अब देखिए, जो अपन ने विष के गुण पढ़े, उन गुणों के क्या क्या कार्य हैं। विष दुष्चिकित्स्य होता है, किस गुण की वजह से विष दुष्चिकित्स्य होगा। याद रखिए, लघु गुण जो होता है वह दुष्चिकित्स्य होने का कारण है, लघु चिकित्स, है ना। ऐसा छोटा छोटा कुछ दिमाग में ऐड करते चलो। शरीर अवयव में प्रवेश कर जो विकार उत्पन्न करना, मतलब ये कर्म है कि शरीर के छोटे छोटे अवयव में प्रवेश करके उसे विकृत करना, ये किस गुण की वजह से होता है, सूक्ष्म। क्योंकि सूक्ष्म गुण की वजह से ही वो हर जगह प्रवेश कर जाएगा, हर स्रोतस में ना, हर चैनल में, हर जगह पहुंच जाएगा, है ना। तो ये है, और चरक ने सूक्ष्म गुण के वजह से बताया है कि रक्त प्रकोप होगा, यह साइड में लिख लेना। चरक ने बताया है सूक्ष्म गुण की वजह से रक्त प्रकोप होगा, अकॉर्डिंग टू चरक, है ना। फिर इसके उपरांत अपन चले, आश्रित प्रकोप या रक्त प्रकोप, एक ही चीज होती है ना। फिर इसके बाद है मोह और मर्म बंधन को काटता है, किस गुण की वजह से, तीक्ष्ण। कोई चीज काटने वाला गुण तो भैया तीक्ष्ण ही होगा ना, शार्प होगा चीज, चाहे वो मोह को काटे चाहे मर्म बंधन को काटे, ठीक है ना। तो इजी है, इसको ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा लेना। चरक ने भी इसको मर्मघनम बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, मर्मघनम, मर्म को नष्ट करने वाला, ठीक है ना। मति मोह मर्म बंधन को काटता है। चल, अब ये संपूर्ण शरीर में फैलना, अपन विवाही चीजें पढ़े थे कि वो पहले फैलती हैं फिर मेटाबोलाइज होती है ना। तो ये विवाही गुण की वजह से होता है, विवाही होती फैल जाती है ना। तो ये तुम्हारा विवाही गुण की वजह से होगा। फेनम, आई फेन और भंगा करके अपन पढ़े थे, है ना। इसके अलावा आप लिख लीजिए, आगे अपन देखते हैं, मतलब दोष धातु मलनाशक, सुश्रुत ने मतलब चरक ने भी यही बोला हुआ, तो टेंशन मत लेना, है ना। आंसू व्यापनोति केवलम देहम, ऐसा का चरक बोलते हैं, तो पूरे शरीर में फैलने की बात नहीं है ना, तो कुछ अलग नहीं है। अब देख लो, व्यवाही की वजह से अपन ने देख लिया, विकासी गुण देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोष धातु मन नाशक है, डीडीएम नाशक, दोष धातु मल पूरा शरीर नष्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो विकासी गुण की वजह से याद रखिएगा, दोष धातु मल का छपन करता है, नाश करता है, ये ऐसा सुश्रुत ने बोला हुआ है। चरक ने इसके लिए बोला है प्राणघ्न होता है, मतलब निकालोगे डीप को तो वही निकलेगा।
प्राणघ्न, चरक के कारण प्राणनाशक। फिर है शीघ्र प्राणहर या सद्य प्राणहर है, मतलब जिसकी वजह सद्य प्राण नष्ट हो जाता है। किसकी वजह से होगा? आशुगामी गुण की वजह से। आशु गुण की वजह से, है ना, आशु गुण की वजह से इसमें यह प्रॉपर्टी पाई जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन चलते हैं, दुरहर किसकी वजह से होता है? अविपाकी, जो अपन ने पढ़ा था ना शुरू में, अविपाकी। अरहर, अरहर दुरहर, अविपाकी दुरहर, अरहर करके ऐसे दिमाग में रखें, है ना। देखो अनिर्देश रस जो चरक ने बताया है, हमने पढ़े थे ना, अनिर्देश रस का क्या उन्होंने कार्य बताया हुआ है, लिख लीजिए। इन्होंने लिखा अनिर्देश रस का कि इसकी वजह से ना कफ प्रकोप होता है एवं अन्न रसांश्च अनुवर्तते शीघ्रम, एक और प्रॉपर्टी है, अन्न रसांश्च अनुवर्तते शीघ्रम। अन्न रस में परिणित हो जाता है, मिल जाएगा उसके साथ। अनिर्देश, यस, गलत है, उसको काटो, ये होगा ना। चरक ने दुरहर और बताया हुआ है, सॉरी सुश्रुत ने बताया दुरहर अविपाकी से, क्योंकि अविपाकी की जगह अनिर्देश रस है, और चरक का जो अनिर्देश रस होता है उसमें कफ प्रकोप और अन्न रसाश्च अनुवर्तित, ये दो चीजें आती हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत रहना। हाँ देखो, आशु व्यापनोति केवलम देहे, चरक ने जो शीघ्र और विवाहित विवाहित दोनों में बताया हुआ है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। चरक ने और दो गुण बताया ना, शीघ्र और विवाही, तो दोनों का कार्य बताया है कि आशु व्यापनोति केवलम देहम, पूरे शरीर फैल जाता है तेजी से। लेकिन जब आप सुश्रुत का पढ़ते हो तो सुश्रुत ने शीघ्र वाले या आशु वाले का जो गुण बताया है, शीघ्र प्राणनाशक होता है, ठीक है ना। लेकिन शीघ्र प्राणनाशन बताया है, और बेवाई वाले में उन्होंने बताया कि सारे शरीर में फैल जाता है, जिससे चरक ने बोला हुआ है वैसे ही उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करियो। आगे अपन चलते हैं स्थावर विष के सामान्य लक्षण। वात प्रकोप रुक्ष गुण के होता है, और भी लिखना चाहो लिख लो, वात प्रकोप रुक्ष गुण की वजह से होता है, चरक के अनुसार। रक्त पित्त प्रकोप जो है वो लिख लो थोड़ा सा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, हालांकि इजी चीजें हैं, पता आ ही जाता है। रुक्ष गुण क्या होता है सर एक बार फिर से वो पीछे का रिपीट कर दीजिए, वो आंसू व्यवाई वाला। देखो लिख नहीं आंसू पा वाला हमने जो बताया, देखो आंसू अपन ने पढ़ा ना, यहाँ पे देखो शीघ्र प्राणहर, ये आंसू सुश्रुत का है, ये जो पूरा लिखा है सुश्रुत का अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
अपन ने चरक वाला अलग से लिखवाया, सुश्रुत के अकॉर्डिंग सारी चीजें। चरक के अनुसार लिख लीजिएगा कि आसु एवं, और क्या चीज बताए थे अपन, व्यवाई, है ना। आसु और व्यवाई, इन दोनों का जो कार्य उन्होंने बताया है, ये संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। आसु व्यापन होती ते हमेशा करके, संपूर्ण शरीर में फैलना। चरक का वर्जन है। और सुश्रुत ने केवल देखो तुम व्यवाई वाला बस में आता था संपूर्ण शरीर में फैलना, आसु वाले में शीघ्र प्राण था, समझ में आया ना। चलो तो रुक्ष का वात प्रकोप लिख लो, और उष्ण गुण की वजह से, उष्ण गुण की वजह से रक्त पित्त प्रकोप होता है, रक्त और पित्त प्रकोप होता है। कब प्रकोप अपन ने देख लिया था किसकी वजह से हो रहा था। ठीक है ना। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। स्थावर विष के सामान्य लक्षण, तो श्लोक ही लिखा हुआ है, देखिए। स्थावरम तो जरहिक्का दंतहर्ष गलग्रहम फेन वमी अरुचिश्च, है ना, फेन वमी अरुचिश्च मूर्छाश्च जनयेत विषम। अरुचि श्वास मूर्छाश्च जनयेत विषम, ऐसा है ना, श्वास है ऐसा, यहाँ रा की जगह सा कर देना, श्वास। मूर्छाश्च, मूर्छाश्च जनयेत विषम। तो देखो लक्षण के, स्थावर को मतलब प्लांट ओरिजिन वाले कोई भी जहर सेवन करते हैं, तो सामान्य लक्षणों में ज्वर है, हिक्का आना, हिचकी आना, दंत हर्ष होना, गलग्रह होना, है ना, गले में पीड़ा होना, फेन निकलना मुख से, फेन वमन करना, मुख से फेन निकलना, अरुचि होना, अरुचि है, अरुवी नहीं है, श्वास उत्पन्न होना, मूर्छा हो, मूर्छित होना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सब लक्षण किसमें पाए जाते हैं, स्थावर विष में। जंगम विष में देखिए, निद्रा, मतलब किसी ने, जानवर ने काट लिया मान के चलो, निद्रा तंद्रा क्लमम दाहम सपाक लोम हर्षणम और शोफम चैव अतिसारम च जनयेत जंगमम विषम। अब इसके करेक्टर अलग ही हैं। नींद आने लगती है, सांप काट, देखो अगर न्यूरो मतलब सीनस डिप्रेसेंट हुआ, इसका न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन हुआ, तो नींद आना स्वाभाविक बात है। तंद्रा होगी, क्लम होगा, थकावट होगी पूरे शरीर में, दाह होगा, है, पाक हो जाता है ना, दंश स्थल में। लोम हर्षण का मतलब रोमांच होना। शोफम चैव अतिसारं च, शोफ और अतिसार का होना, ये सामान्य लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट भी है ना। स्थावरम तो जरहिक्का दंतहर्ष गलग्रहम फेन वमी अर्ची श्वास मूर्छाश्च जनयेत विषम निद्रा तंद्रा क्लबम दाहम सपाकम लोम हर्षणम शोकम चेवित्सारम च जनयेत जंगमम विषम। ठीक है ना। तो इनको याद रखिएगा किसमें क्या है। इसमें फेन वमन करके आ रहा है, इसमें अतिसार आ रहा है जंगम। फिर इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में। अभी वेग काफी महत्वपूर्ण है, पक्का माने चलना क्वेश्चन आएगा, इसको एकदम अच्छे से कंठस्थ करने का है। ठीक है ना। तो चरक और सुश्रुत में पहले तो ये याद रखिएगा कि चरक ने 8 वेग माने हैं और सुश्रुत ने 7 वेग माने। ठीक है ना। चरक के 8 हैं और सुश्रुत के 7 वेग हैं स्थावर विष के। तो चरक का जो प्रथम वेग आता है, इसमें क्या उन्होंने बताया, याद रखिएगा, रस विकृति होती है, रस धातु की। द्वितीय विषवेग में रक्त की, तृतीय में मांस की विकृति आप देख रहे हैं, चौथे में याद रखना सर्वदोष प्रकोप होता है, सब चतुर, सब चतुर सर्वदोष प्रकोप। पंचम में क्या है,
अपन आगे देखेंगे इनको और डिटेल में। नेत्र के आगे अंधेरा और ये सब लक्षण आ रहे हैं। 6 में हिक, ये बहुत बार पूछे गए हैं। हिक्का 7 में स्कंद भग्न होता है, कंधा पूरा एकदम शोल्डर डाउन, और लास्ट में क्या होता है, अष्टम में जाने मृत्यु। तो सबसे पहला अपन देखते हैं प्रथम विश्वेक। अब ये देख लेना, इसमें सर्वदोष प्रकोप दो चरक ने 4 में बताया है, सुश्रुत ने पंचम में बताया हुआ है ना, थोड़ा सा डिफरेंसेस है इनमें ना। चलिए, तृण मोह दंत हर्ष प्रसेक वमथू क्लमः, ऐसा करके अगर चरक का पड़ा होगा तो इसमें क्या हो रहा है, प्यास लग रहा है, मोह मूर्छित मूर्छा जैसी अनुभूति होगी, दंत हर्ष है, प्रसेक मुख से सलाइवेशन होना, वमन होना और क्लम होना, और रस धातु की विकृति, पहली धातु रस धातु प्रथम जी ना। फिर नेक्स्ट में अपन चले, मोहे सेको किया दंत के बरस पहले, मोहे सेको किया दंत के बरस पहले। अब याद करने के हम तो अपने टाइम मतलब तो श्लोक एक याद कर लेते थे, उसके पैरेलल जो जो डिफरेंसेस आते थे वो कर लेते, सिंपल तरीका होता था। इनकेस आप नहीं कर पाओ तो ऐसे कुछ ट्रिक बना लो, मुझे सेको किया दंत के बरस, बट डिकोड करना पड़ेगा ये आपको। अब देखो दूसरे वाले में रक्त की विकृति हो रही है, इसमें क्या है, विवरणता होगा, कलर चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। अपन आगे फॉरेंसिक में पढ़ेंगे, है ना, कि जब डेड बॉडी होती है तो कैसे कलर चेंजेस होते हैं, कौन कौन से टॉक्सिसिटी में किस किस टाइप का कलर चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ विवरणता हो रहा है, भ्रम होगा, उधर क्लम था, इधर भ्रम है, चक्कर आएगा, वेपथु आएगा, कंपन करेगा, मूर्छित हो जाएगा, ठीक है, मुंह उधर भी आया था, जृंभा है, और चिमचिमाहट, इसके लिए चरक ने श्लोक लिखा अंग चिमचिमाइनम करके आता है, अंग चिमचिमाइनम, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है तमक श्वास, ठीक है ना। तमक श्वास द्वितीय विश्ववेग में आता है, ठीक है ना। दम दो, दम दो, दमा तमक श्वास दो विश्ववेग, ऐसा छोटा छोटा कुछ ट्रिकी रहा करो, दम, हाँ, तमक प्रथमक, यस, ऐसा भी दिमाग में रख सकते हो, बट वो याद क्लिक करना चाहिए, जब तुम अभ्यास में रहेगा तभी क्लिक करेगा, है ना। क्या होता है कि जब शांति काल में दिमाग अपना बहुत अच्छे से चलता है, सटल तरीके से, लेकिन जब उसी में थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा एग्जाम वाला, तो फिर वो दो का मतलब फिर कुछ और निकलेगा। इसलिए अभ्यास ही अभ्यास दिन का रहता है तो फिर निकलता है ना। रक्त विवेचित ऐसे याद कर सकते हो, जृंभा मूर्छा भ्रम अलग से, रक्त विवेचित, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। रक्त का मतलब रक्त दोष, विवेचित का मतलब हो जाएगा विवरणता, बेपथु, चिमचिमाहट, और ता से तमक श्वास, और जृंभा मूर्छा भ्रम, जेबीएम ना, जृंभा मूर्छा भ्रम, रक्त विवेचित और जृंभा मूर्छा भ्रम, ऐसा करके भी याद कर सकते हैं। तीसरे में अपन चलते हैं, मांस विकृति होती है। इसमें जब मांस विकृति हो तो जाहिर सी बात है कि मंडल कंडू स्वयथु कोठा ऐसा करके आता है ना, मंडल कंडू स्वयथु कोठा, तो मंडल चकत्ते निकल आते हैं, खुजली होती है, शोथ होता है, कोट होता है, ठीक है ना। तो सोम का थर्ड कुमा हो गया, कुमा मतलब कोठ मंडल, सोम का मतलब शोथ और मांस विकृति, थर्ड मतलब तृतीय, सोम को थर्ड बार कोमा आया, थर्ड कोमा, है ना। चौथे विश्वेक में अपन चलते हैं, दाह, इसमें सर्वदोष प्रकोप हो रहा है, दाह, अंग, मद, मूर्छा और वमन इसमें हो रहा है, ठीक है ना। अब मुदा सब, अब मुदा सब, है ना। अब मतलब अंगमर्द वमन, मुदा का मतलब मूर्छा, दाह, सब का मतलब सब,
फिर इसके बाद पंचम विस्वेग, वेरी इंपॉर्टेंट, नेत्र के आगे अंधेरा छा जाए। ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा। विविध वर्ण दर्शन दृष्टिमंडल पर प्रभाव, मतलब आंखों के ऊपर, रेटिना के ऊपर इसका असर पड़ रहा है ना। कोई ऐसा विष बताओ जिसका असर रेटिना के ऊपर डायरेक्ट होता है। भाई मूर्छित से मूर्छित विवेक का अंग चिमचिमाए तमक श्वास। यार ये बना लो, क्रिएटिविटी है, देखो ट्रिक बनाना मतलब सब क्रिएटिविटी। ठीक है ना, तो हम बता रहे हो, बाकी आप अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के अनुकूलित तरीके से बना सकते हो। ठीक है ना। हाँ, तो नेत्र पंचम में क्या, नेत्र आंखों के आंखें सॉरी आगे अंधेरा छा जाए, विविध वर्ण दर्शन दृष्टिमंडल पर प्रभाव होता है। तो कोई बताओगे, कोई जहर का नाम बताओ कि रेटिना के ऊपर सीधे असर करता है तो पूरा कोई भी जहर बताओ, स्थावर स्थावर जंगल। ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजन, ठीक है, लेकिन जैसे आप लोगों ने सुना होगा मिथाइल अल्कोहल, पढ़ेंगे अपन शायद आए आगे कहीं पर, है ना। ये रेटिना को सीधा हिट करता है छटाक से। ठीक है, अपने देश में वैसे नकली दारू की वजह से हजारों लोग मारे जाते हैं हर साल। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं मिथाइल अल्कोहल सेवन कर लेते। ठीक, नीलम की आंखों में अंधेरा। हाँ, एक्चुअल विविध नील वर्ण दर्शन ऐसा करके आता है ना, थोड़ा सुधार लेना, विविध नील वर्ण यहाँ जोड़ लेना। तो नीलम के आंखों में अंधेरा 5 PM पर। हाँ हाँ, विविध काट दो, नील वर्ण दर्शन दृष्टिमंडल पर प्रभाव होता है। ठीक है ना, तो नीलम की आंखों में अंधेरा 5 बजे। चलो हिक्का तो याद रखियो भैया, 6 बजे, मतलब छठे विस्वेग में हिक्का है। ठीक है, 6H। और सप्तम में भग्न हो रहा है, मतलब स्कंद भग्न हो रहा है, शोल्डर डाउन, है ना। और अष्टम में बिल्कुल मृत्यु। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा चरक का। सुश्रुत ने क्या बोला है देख लीजिए। सुश्रुत ने बोला है कि जिह्वा स्तब्धता या जड़ता जिसको बोलते हैं, कि भैया किसी ने ओरल किसी ने जहर खाया तो पहले बिल्कुल जिह्वा के ऊपर जाएगा, तो जिह्वा जड़ हो जाएगी। और स्यावता मतलब साइनोसिस टाइप का, पूरा शरीर नीलांछन से युक्त हो जाएगा, मूर्छित हो जाता है और श्वास से पीड़ित हो जाता है। ठीक है ना, स्यावता आ जाती है पूरे शरीर में, है ना। दूसरे विश्ववेग में देखिए क्या है, वेपथु इसमें आता है, इसमें कंपन आ रहा है, थोड़ा सा मिलता जुलता है ना, शिथिलता है, दाह, गले में पीड़ा हो रही है, और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है हृदय वेदना, याद रखिएगा, है ना। 2 दिल दुखे चलो आगे अपन चलते हैं, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है तालुशोष और अमाशय शूल, है ना। तालुशोष, इसमें एक्चुअल में जो अपन ने पढ़ा हृदय वेदना, अमाशयम प्राप्त कुरुते हृदय वेदना, तो उसमें ऐसा आ जाता है कि जब जहर अमाशय में चला जाता है तो हृदय में पीड़ा उत्पन्न करेगा, ऐसा करके आता है। ठीक है ना, चलो फिर आगे में अपन चलते हैं, तालुशोष, अमाशय शूल, नेत्र विवरणता और शोक युक्त। अब देखो नेत्र पे असर यहाँ पर आ रहा है, उधर पंचम में अपन पढ़े थे, है कि नहीं, यहाँ पर तृतीय पे असर हो रहा है, सोने आता, सोने आता 3 बजे। ठीक है, सोफ नेत्र विवरणता, अमाशय शूल एंड तालुशोष।
आमाशय शोधन तालुसुस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोने आता। इसके बाद पकवाशय पीड़ा आ गई तुम्हारी, देखो ठीक है ना। पकवाशय पीड़ा, हिक्का, कास, आंध्र पूजन इंपॉर्टेंट लक्षण है इसमें, पकवाशय पीड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है, और शिरो गौरव, ठीक है ना। तो पर्व भेद है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, कहाँ गया, अच्छा ये हम पकवाशय पीड़ा, हिक्का याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। अपन देखो हिक्का इधर 6 नंबर में पढ़े थे, इधर आ रहा है 4 नंबर पे हिक्का। कास है, आंध्र पूजन है, और शिरो गौरव हो गया। आपसी हिक्का, आपसी मतलब आंत्र, पकवाशय पीड़ा, शिरो गौरव, हिक्का का मतलब हिक्का और कास, आपसी हिक्का हो गई, आपसी हिक्का। हाँ, तो आमाशय थर्ड में है, पकवाशय 4 नंबर पे है ना। आंत्र पूजन इसमें अच्छा लक्षण है। कफ प्रक्षेप हो रहा है पंचम में, विवर्णता है, पर्व भेद या ज्वाइंट पेन, पकवाशय पीड़ा हो रही। पकवा धान पीड़ा करके श्लोक में आता है वैसे, पकवा धान पीड़ा, और उसमें क्या आता है, पकवाशय साध करके शायद है ना। इसमें पकवा धान पीड़ा करके शब्द आता है, लिख लेना तो मान लो आई जाए। हाँ, पीड़ा वेदना। और सर्व दोष प्रकोप ने 4 में देखा था, उधर सब चतुर थे, इधर 5वें नंबर पे चतुर है। पंचम सभी कवियों के पापा, सभी कवि के पापा, पंचम दा थे ना, पंचम दा के गाने। पंचम सभी का मतलब सर्वदोष प्रकोप, कवि का मतलब का प्रक्षेप और विवर्णता, तो पापा का मतलब पकवाशय पीड़ा, पर्व। तो पंचम सभी कवि के, कवियों के पापा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे आ रहा है बुद्धि प्रणाश, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि नष्ट हो जाएगी और प्राण नष्ट हो जाएगा, और तीव्र अतिसार काफी इंपॉर्टेंट लक्षण है इसमें। तीव्र अतिसार है ना, बीपीटी करके वैसे याद कर सकते हो। बुद्धि प्रणाश, बुद्धि प्राणनाश, और टी से तीव्र अतिसार, ठीक है ना। अब देख लीजिए सप्तम में स्कंद पृष्ठ कटि भग्न श्वासावरोध एज वेल एज मृत्यु। अब मृत्यु 7 नंबर पे आगे, बाकी पहले लक्षण स्कंद पृष्ठ कटि भग्न है ना, टूट जाएंगे स्कंद पृष्ठ और कटि। श्वास अवरोध मतलब एस्फाइक्सिया हो जाएगा, समझ लो, सांस ना ले पाएगा और फिर मर जाएगा, ठीक है ना, दम घुटने से मृत्यु। तो इसमें याद रखिएगा मृत्यु जो है यहाँ पर 7 नंबर पे है, यहाँ पर 8 नंबर पे हो मौत, ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं, तो इसको अच्छे से कंठस्थ करना भैया, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। अष्टांग संग्रहकार ने आलम्बायन ऋषि के अनुसार 7 वेगों के 7 आश्रय बताए, जैसे 7 विश्व वेग होते हैं। जैसे चरक ने रस रक्त बताए थे, तो शुरुआत उन्होंने क्या कहा, कहां से करी है, रक्त से करी है, रस से, रक्त मांस वसा, स्नायु अस्थि मज्जा शुक्र अलग है थोड़ा सा, ठीक है। रमा बस एएमएस, रमा बस आंसू, ऐसा भी कर सकते हो। तो क्रम से आपको याद रखना पड़ेगा, रक्त मांस मेद हो गया, ठीक है, वसा मज्जा है ना, फिर इसके बाद स्नायु अस्थि मज्जा शुक्र, उल्टा पुल्टा थोड़ा है ना। विभिन्न प्राणियों में विष के वेग, जैसे चरक ने मनुष्यों में 8 विष वेग बताए हैं स्थावर विषयों के,
तो चौपायों के जो कि 4 पांव होते हैं, तो 4, अब ये लॉजिक मत लगाने उनके, हम इंसान को 2 ही पांव होते हैं ही नहीं, 2 विश्वेग हो जाए। तो चौपायों के कम से कम उन्होंने बोला कि 4 विश्वेग हों, मतलब वेग होंगे, और पक्षियों में 3, है ना, 2 पंख, कैसे इनमें 3 लगा होगा, तिर्यक योनि वाले हैं, तिर्यक योनि के जीव बोले जाते हैं। हाँ, तीतर करके, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, अब बोलो तुम कितने तीतर, 3 तीतर। हाँ, ये सही है। तो देखो चौपाए हो गए पक्षियों के 3। तो चतुष्पाद में देखिए क्या है, प्रथम विश्वेग में क्या लक्षण हो रहा है, अवसाद और भ्रम की स्थिति है, डिप्रेशन में जा रहा है, बंदे को भ्रम हो रहा है। द्वितीय विश्वेग में वो जानवर कांपने लगेगा, बेपथू करेगा, ट्रेमर करेगा। तृतीय विश्वेग में शून्यता और मन, पूरा शरीर शून्य हो जाएगा और खाना पीना मंद आहार में छोड़ देगा या छोड़ने लगेगा, खाएगा भी तो कम भोजन करेगा। और चौथे वाला फिर चौथे हो जाएगा, श्वास और मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा याद रखिएगा, अवसाद, भ्रम, बेपथु, मंदाहार, शून्यता, और लास्ट में श्वास और मृत्यु। अब ये आगे तुम्हारे पक्षियों के, तो ध्यान पहला विश्वेग में है कि टेंशन टेंशन में जान तुम्हारे पक्षी लिखेगा। द्वितीय में प्रभ्रामति, चक्कर काटेगा जहां पर भी है, जिस भी पेड़ गिर दोगे। और तृतीय विश्वेग में शरीर शिथिल होकर के मृत्यु हो जाएगी, DPSM ना, इसको बनाना बल्कि इजी है। ध्यान है, प्रभ्रामति और शिथिलता एवं मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन चलते हैं चिकित्सा की तरफ। चिकित्सा में देखिए चरक सुषुप्त का दोनों का देख लीजिए। चरक के अनुसार क्या उन्होंने बताया कि प्रथम विश्वेग में आपको क्या क्या करवाना चाहिए, 3 चीजें, हम लिखिए 2 एक और बताएंगे। दाह कर्म है, वमन है, और रक्तमोक्षण लिख लेना, ठीक है ना। फिर इसके बाद द्वितीय विश्वेग में याद रखिएगा, यहाँ वमन आया था, वमन रक्तमोक्षण था, यहाँ पर विरेचन है। तृतीय विश्वेग बहुत बार पूछा गया है, किस विश्वेग में क्षारागत का पान करवाते हैं, तृतीय, ठीक है ना। तीसरे विश्वेग में क्षारत्रय भी होता है ना, जैसे ऐसा दिमाग में रख ले। फिर इसके बाद चतुर्थ विश्वेग में क्या है, कपित रस, मधु और घृत युक्त लिख लेना, युक्त गोमय रस, युक्त गोबर का रस, है ना, गोमय रस, ठीक है ना। सा कपित मधु सर्पी, ऐसा है ना। तो कपित रस, मधु, घृत को गोमय रस के साथ। पंचम में क्या है, पंचम में है काकांड शीरीषाभ्याम करके आता है, काकांड और शीरीष पत्र सुरस का आश्चोतन का प्रयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और अंजन और नश्य का भी प्रयोग निर्दिष्ट है। छठे विश्वेग में देख लीजिए, संज्ञा स्थापनम द्रव्य, ये होश में रहे बंदा, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस बनी रहे, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, गोपित्ती युतारजनी मंजिष्ठा मरिच मरिच पिप्पली नाम ऐसा करके आता है। योग लिख लीजिए, एक बताया है, एग्जाम में आया हुआ है, गोपित्त, रजनी, मंजिष्ठा, मरिच, क्या क्या, इधर लिख लो, हम थोड़ा लिख रहे हैं। संज्ञा स्थापन के लिए क्या क्या चीजें प्रयोग करते हैं, गोपित्त, रजनी मतलब जानते न हो, मंजिष्ठा, मरिच और पिप्पली। अब इसका यूज आप करोगे तो वैसे भी होश में आ ही जाएगा सामने वाला, है कि नहीं। गोपित्त, रजनी, मंजिष्ठा, मरिच और पिप्पली।
गोपी मरम, गोपी मरम। इसके बाद सप्तम में देख लीजिए, विष विपरीत विष सेवन, यदि जिसको प्रतिविष कहते हैं। साथ ध्यान रखना, विपरीत विष का मतलब प्रतिविष का प्रयोग करना, एंटीडॉट टाइप का। प्रतिविषा किस औषधि का पर्याय है? अतिविषा, निर्विषा, अतिविषा, प्रतिविषा, है ना। काक पद का चीरा लगाते हैं तो इसको याद करना या इजी है, 7 प्रति, सप्त प्रति, है ना। और काक पद का चीरा लगाते हैं इसे खोपड़िया में। विषपानम दष्टानाम विष पीते दशनम च अंते, मतलब किसी ने जहर पिया है तो सांपों से कटवा लो, किसी को सांप ने दसा है तो जहर पिला दो। और जहर की जहर औषधि है, समझ रहे हो ना। उसमें होता है ना ऊर्ध्वगामी वाले में अधोगामी, अधोगामी वाले ऊर्ध्वगामी, ऐसा करके आता है। बाकी ठीक है, मरने वाले को करवा दो जो करवाना। तो इसको प्रतिविष कहा गया, समझे ना। 7 प्रतिविष, 7 प्रति, ऐसा दिमाग में रख लेना। और लास्ट में आता है पलाश बीज चूर्ण और मयूर पित्त का प्रयोग। पलाश बीज चूर्ण को मयूर पित्त के साथ प्रयोग करने के बाद 8 PM करके दिमाग चल जाएगा तुम्हारा, 8 PM। अरे तो हाँ वो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पलाश और मयूर पित्त। अब इधर देख लो भैया कि फर्स्ट विश्ववेग में क्या है चिकित्सा। सुश्रुत के मतानुसार देख लीजिए, जिह्वा स्तब्धता, सॉरी कहाँ पहुंच गया, वमन है, परिषेक है, मधुघृत से अगध पान। तो अगध पान देखो, अनुपान क्या बता रहे हैं अगध का, मधु और घृत। वमन तो करवाना ही है। दूसरे में देखो, इधर वमन आया था, इधर वमन के साथ विरेचन है। वमन विरेचन 2 कर्म हो गए, तो दूसरे विश्ववेग 2 है ना, वमन विरेचन तो 2। फिर इसके बाद देखो अगध फिर से आ गया। जैसे चीजें देखिए कहाँ कहाँ है, अगध, अंजन और नश्य का प्रयोग इन्होंने बताया है। अगध, अंजन और नश्य, ये नहीं, 3 आना है ना। फिर है स्नेह मिश्रित अगध का प्रयोग निर्दिष्ट है 4थे विश्ववेग में, ठीक है ना। फिर इसके बाद है मधुयष्टि क्वाथ को मधु और अगध के साथ। अगध का बहुत ज्यादा यूज आ रहा है, देख रहे हो ना। स्नेह मिश्र अगध, मतलब कहीं ऐसा हो कि जैसे दूसरे विश्ववेग में अगध नहीं आया है, बाकी आप हर जगह आपको आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अतिसार की चिकित्सा, चूंकि 6ठम वेग में अतिसार आया था, ठीक है ना। ये अतिसार की चिकित्सा है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अवपीड़नस्य, याद रखिएगा, घृत नहीं है, अवपीड़नस्य। नीचे वाले में भी अवपीड़नस्य है, यहाँ नस्य लिख लेंगे, है ना। काकपद चीरा मार दिए, अवपीड़नस्य हो गया, और मांस रस का प्रयोग। ठीक है, काकपद चीरे पता है ना, जैसे खोपड़ी में चीरा मार के फिर काकपद का मतलब जैसे कौवे का पाँव होता है ऐसे। फिर क्या करता है, तो मुर्गे का मांस वगैरह यूज करते हैं ना इसमें, ताकि जहर जो दिमाग में चला गया है उसमें चला जाए, है ना। चलो, तो काकपद चीरा होगा तो अब ईश्वर जाने, अब यहाँ नहीं होता है, कुछ पहले के लोग करते रहे होंगे चीरा लगा। आजकल अपने पास एंटीवेनम, एंटीडॉट्स उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में। देखो अगध पान जो है सुश्रुत के अनुसार 2, 6 और 7 के अलावा सभी में, दूसरे, छठे और 7वें के अलावा सभी में अगध का प्रयोग बताया है सुश्रुत, ठीक है ना। चलिए, विष के भेद है, चरक सुश्रुत सब जानते हो, 2 ही बताए हैं, चरक जी ने और सुश्रुत जी ने भी बताए हैं, 2 ही बताए हुए हैं, ठीक है ना।
हम दो, हमारे दो हो गए चरक सुश्रुत के, लेकिन वाग्भट ने बोला है भाई 3। चरक के उन्होंने स्थावर जंगम तो बताया, उन्होंने बोला कृत्रिम भी बताएंगे, आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक पॉइजन हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो डीडीटी जहर है तो नेचुरल तो नहीं है, कृत्रिम। विष की गति आ जाइए, सिंपल सिंपल देखो, रसतंत्रविद ने लिख लीजिए एक और, रसतंत्रविद के अनुसार 2 होते हैं। कौन कौन से? विष और उपविष। चलिए, विष की गति, ये काफी मजेदार वाली पॉइंट है, जो है वो नहीं है इसमें, है ना। श्लोक में जो आता है जैसे अधोगति और ऊर्ध्वगति, जंगमम शात अधोभागम ऊर्ध्वभागम तो मूलजम। अब देखो ये चरक बोल गए, पर ये सही नहीं है। टीका में बताया गया कि भैया ये थोड़ा सा गड़बड़ है, अपोजिट है। कि जंगम वाला हमेशा ऊपर, बिच्छू काटे तो ऊपर जहर चढ़ता है, देखे हो ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा। किसी काटा बिच्छू, उसका जहर ऊपर जाएगा, ब्लड फ्लो। हाँ, लड़कों काटते हैं, हमको बहुत काटते हैं। हाँ। और जो स्थावर विष होता है वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है ना। तो श्लोक में मतलब जो याद करके जाओगे उल्टा ही आया है ना, जंगमम स्यात् अधोभागम ऊर्ध्वभागम मूलजम, ये चरक ने बोला है। लेकिन टीकाकार ने बताया कि जंगमम स्यात् ऊर्ध्वभागम अधोभागम तु, सॉरी ऊर्ध्वभागम तु, सॉरी अधोभागम तु मूलजम, ठीक है ना। तो उल्टा है, मतलब ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है कि स्थावर जो होता है नीचे की तरफ जाएगा, जैसे वत्सना, सांप बिच्छू जो भी काटेगा ऊर्ध्वगति होती है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। हाँ, विष के अधिष्ठान सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार स्थावर विष के 10, जंगम विष के 16, 10 और 16। चरक ने भैया बोला कि देखो स्थावर का मूल है, बस है, मूल विष है ना। जंगम होता दंष्टा, दाढ़, दांत, फैंग, है ना। तो याद रखिएगा, ये हो गया। इसके अलावा स्थावर विष की संख्या चलते हैं, तो चरक ने कुल 21 मूल विष बताए हैं स्थावर विष, ध्यान रखना 21। और सुश्रुत के हैं 55। भाव प्रकाश के लिख लीजिए 9, प्रसारणों के 5, ठीक है ना। तो सुश्रुत और वाग्भट ने स्थावर जंगम 10-16 बताए, चरक के अनुसार 1-1 दोनों के, है ना, मूल विष और दंष्टा विष, और इनके 21 और 55। भाव प्रकाश ने 9, प्रसारणों ने 5। अब इसके बाद स्थावर विष में यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिष्ठान संख्या लक्षण, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी इनके एग्जाम्पल उदाहरणों के पूछे जाते हैं कि कौन सा विष जो है किस अधिष्ठान से ताल्लुक रखता है ना। तो इसको भैया थोड़ा सीरियसली करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो पहले तो देख लीजिए अधिष्ठान, तो मूलम पत्रम फलम पुष्पम पढ़ते हैं ना, तो मूल होते हैं 8, पत्र होते हैं 5, फल होते हैं 12, पुष्प होते हैं 5। तो मूलम पत्रम फलम पुष्प 8, 5, 12, 5। फिर है तुम्हारा त्वक्सार निर्यास का सेम है, मतलब 7, 7, 7, ठीक है ना। ये 7, 7, 7 ऐसे मत पढ़िएगा, 7 ही है कुल मिला, समझ रहे हो। हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये कुल मिला के तीनों का 7 ही हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्षीर मात्र होते हैं कितने? 3। क्षीरित्रय पर पढ़ते हैं ना, क्षीरित्रय, हाँ, क्षीरित्रय तो 3। और धातु होते हैं 2। और कंद विष होते हैं 13। कंद जानी उग्र वीर्याणी बोला गया, सबसे ज्यादा खतरनाक जहर, सबसे उग्र विष बोला जाता है, इसे महाविष बोलते हैं, ध्यान रखिए। सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा है, सबसे उग्र विष कौन सा है, कंद है कि मूल, कि कंद है, ठीक है ना।
तीक्ष्ण विष लिखा है ना, इसे महाविष या उग्रतम विष, या उग्र सबसे उग्र विष है ना, उग्रतम विष बोला। चलिए, तो विष के लक्षण अपन देख लेते हैं। मूल विष की संख्या 8 होती है। अब इनके लक्षण देखिए, जब कोई मूल विष का सेवन करेगा तो 3 लक्षण इसेंशियली उसमें पाया जाएगा। शरीर ऐंठन होने लगेगी, प्रलाप करेगा, डेलिरिएंट होता है और मोह हो जाएगा, बेहोश होकर विकट गिर जाएगा। तो मैप करके याद कर सकते हो इसको, मूर्छा, ऐंठन, प्रलाप। और इसके एग्जाम्पल कुछ हैं। कनेर अपन पढ़ते हैं, जानते हो ना, गुंजा आगे पढ़ेंगे। गुंजा का 1-2 बीज ही काम कर देगा, इतना खतरनाक होता है। और विजया, विजया का मतलब क्या होता है? हाँ, हरित की मत समझ लेना, है ना। और क्लीतक भी एक एग्जाम्पल में लिख लेना। मुलेठी नहीं है ना, अलग है। पत्र विष में चलिए 5 होती है संख्या। जृंभा, ऐठन और श्वास कष्ट होता है। सजा करके इसको याद कर सकते हैं। एस फॉर श्वास, ए फॉर ऐठन, जे ए का मतलब जृंभा, ठीक है ना। करम्ब और महाकरम्ब ये 2 नाम रहेंगे। और वृद्ध दारू, इसके अलावा अपन चलते हैं नेक्स्ट में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फल विष जो है 12 होते हैं। लक्षण मुष्क शोफ, मुष्क शोफ मतलब अंडकोश शोफ, है ना। ऑर्काइटिस जिसको बोलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दाह होगा और अन्न से द्वेष करेगा, मैड करके, है ना। मुष्क शोफ, अन्न द्वेष और दाह, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जब इनके उदाहरण क्या है, करकोटक, जयपाल तो आप भूलिएगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट। जयपाल का अपन क्या पढ़ते थे वैसे प्रयोग, जान जमाल घोटक, बीज ना। अब यहाँ थल की बात होती है, ठीक है ना। नंदन है और रेणुका। करम्भ, महाकरम्भ यहाँ पर भी डाल देंगे, ठीक है। करम्भ, महाकरम्भ मतलब ऐसे हैं, जय वीरू के टाइप में हर जगह मिलेगी आपको। करम्भ, महाकरम्भ को मन जाने कहाँ से आ गए। चलो, इसमें जनरली वो ड्रग्स आप पकड़िएगा जो है, मतलब एग्जिस्टिंग है और अपन यूज में आती है, समझ रहे हो ना। अब जैसे जयपाल आ गया, अब जयपाल तुम्हारे कुछ और दिमाग में चलेगा। अब गुंजा का अपन ने पढ़ा, देखो मूल है इसमें, देख रहे हो ना। विजया का मूल है, कनेर का मूल है ना। इसके बाद चलते हैं, पुष्प 5 होते हैं। और इनके लक्षणों में अगर आप चाहिए देखें तो वमन, आगमान और मोह हो जाते हैं, ठीक है। 5 पुरुष अब मोहे, 5 पुरुष अब मोह में, ऐसा भी कर सकते। तो 5 संख्या, पुष्प, पुरुष का मतलब पुष्प, अब का मतलब आत्मान और वमन, और मोह का मतलब, तो 5 पुरुष और मोह, ठीक, कैसे भी करके दिमाग में रख लेना। वेत्र होता है, वेत्र जिसको बोलते हैं कदम्ब, कदम्ब का पुष्प, वल्लीज, और ये करम्ब, महाकरम्ब ये तो बने हुए हैं, है ना। मतलब करम्ब पत्र में भी, फल में भी था, पुष्प में भी है ना। फिर इसके बाद अपन चलते हैं त्वक, सार और निर्यास। इनकी कॉमन संख्या कितनी है? टोटल संख्या 7, ठीक है ना। अब इनके लक्षण देखिए तो तीनों के एक जैसे हैं ना, 3 बार लिखे भले हैं, सेम टू सेम। मुख दौर्गंध, कठोरता, शिरोरुजा, कफस्राव। काशी का मुख कठोर, कैसा? काशी का मुख कठोर, ठीक है ना। तो काशी का मुख कठोर, कफ, शिरोरुजा, मुख, मुख से मुख दुर्गंध, कठोर का मतलब कठोरता, ठीक है ना। तो चलिए,
अब इसके एग्जाम्पल सब में वही नंदन नंदन डाल दीजिए, नंदन, और करम्ब भी डाल देना, नंदन के साथ करम्ब सब में जाएगा, महाकरम्ब नहीं है इसमें, है ना। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो क्षीर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें गिने चुने ही नाम है, 3 होते ही हैं, कुमुदग्नि, स्नुही और जाल छीरी, जासकू, है ना, केजेएस, है ना। और इसके लक्षण काफी महत्वपूर्ण है, मुख फेन और अतिसार। मुख फेन, अतिसार और जिह्वा गौरव भी लिख लेना, जिह्वा भारी हो जाती है, इसमें क्या रहेगा, जिह्वा गौरव, अजीमू, अजीम, जेकेएस, क्षीर, है ना। फिर इसके बाद आ जाता है धातु, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया धातु इसमें क्या क्या चीज है भैया, फेनास और हरदाल, ठीक है ना। वाग्भट ने तो भैया मनःशिला भी बता दिया है, बोले यार हड़ताल बस अकेले अच्छा नहीं लगता है, जहां जहां हड़ताल वहां वहां मनःशिला, मनःशिला भी डाल दो, ठीक है। तो इसके लक्षण देखिए, हृत पीड़ा, मूर्छा और तालुदार। एचएमटी पहले घड़ी चलती थी ना, याद करनी जी है, वो भी धातु की ही बनी होती थी, है ना। एचएमटी, हृत पीड़ा, मूर्छा और तालुदार। और फेनास में हड़ताल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। कंद विष होते हैं 13, तीक्ष्ण विष, महाविष और सबसे उग्रतम विष माना जाता है कंद विष, मूल मत लगा देना, है ना। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए, तो वत्सनाभ है कंद विष, वत्सनाभ को मूल पढ़े तक उच्चारण याद है ना, लेकिन कंद बता रहे हैं। सरसप है, पालक है, ये वाला पालक नहीं जो खाते हैं, जहर दूसरा है, लेकिन जुरा से पालक खाना छोड़ दो, है ना। रीट है और मुस्तक, बसपा का पीएम हो गया, ये मतलब इसको याद करना हो। चलो फिर आगे अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलिए, वाग्भट संग्रह के अनुसार कंद विष तीक्ष्ण और आशुकारी होते हैं और मूल विष कालांतर में प्राणहर करते हैं, ध्यान रखिए। संग्रह ने ये बताया कि देखो भैया, कंद विष जो होता है वो तीक्ष्ण और आशुकारी, वो तेजी से काम करेगा, और मूल विष जो है कालांतर, मतलब धीरे धीरे मारेंगे, मारेंगे जरूर, धीरे धीरे मारेंगे, ठीक है ना। आचार्य शिशुत ने वत्सनाभ के 4 सब एग्जाम में आए हुए हैं, सरसप के 6 और मुस्तक के 2 भेद बताए हैं, सर्वम करके याद कर लेना। सर्वम मतलब जो हो जाएगा, सरसप के 6, 4, 2, 6, 4, 2, है ना, ठीक है ना। तो कंद विषयों के लक्षण अपन देख लेते हैं, 13 अपन पढ़े थे ना। चलिए, तो कंद विषयों में देखो भैया, एक तो कालकूट ही आ रहा है, एक कालकूट खतरनाक नाम है ना। कालकूट ऐसा जहर है, देख लो, कि इसके द्वारा स्पर्श का अज्ञानता, मतलब टच सेंसिटिविटी चली जाएगी, मतलब उसको फील ही नहीं, है ना। तो स्पर्श अज्ञानता रहेगी, वेपथु ट्रेमर करेगा, और स्तंभ अकड़ जाता है पूरा शरीर। तो काल के स्पर्श से कांपे स्तंभ, काल के स्पर्श से कांपे स्तंभ, ठीक है ना। फिर है वत्सनाभ आ गया तुम्हारा, तो ग्रीवा स्तंभ वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है, पीत विड़मूत्र नेत्र का, इसमें गर्दन पूरी अकड़ जाती है, और मलमूत्र जो होता है वो पीले रंग का निकलता है, ठीक है ना। वत्स की पीली ग्रीवा, है ना। इसकी संख्या 4 बताई थी अपन, ऊपर पढ़े थे, है ना। सरसप में देख लीजिए,
वात वैगुण्य, देखो वात विकार, अनाह और ग्रंथि उत्पन्न हो जाता है। सरसों की बातें आग सी, सरसों की बातें आग सी, आग मतलब अनाह और ग्रंथि, ठीक है ना। पालक भी आ गया देख लो, तो सरसप की संख्या 6 था। पालक में देख लो भैया, ग्रीवा और उधर ग्रीवा स्तंभ था, अकड़ गई थी, ग्रीवा दुर्बल है पालक की वजह से, है ना। और इसमें वाकसंग हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ ग्रीवा स्तंभ है, पालक की ग्रीवा दुर्बल, पालक की ग्रीवा दुर्बल, है ना। ग्रीवा का मतलब ग्रीवा दुर्बल और वाकसंग दोनों आ जाएगा। चलो करदम आ गया तुम्हारा। करदम जो है प्रसेक विडभेद का मतलब अतिसार, और नेत्र पीलता मतलब पीले रंग का नेत्र हो जाएगा। नेत्र पीला होना वचनाम में भी आया हुआ है कि नहीं। विप्र ने कदम बढ़ाया, ठीक है ना। विप्र मतलब विडभेद, प्रसेक ने से मतलब हो जाएगा नेत्र पीतता, कदम बढ़ाया वही करदम है। बैराटक अंग दुख और शिरोरोग, सिर दुखे बैराटक का जो भी। मुस्तक विष की संख्या 2 थी, अपन ने ऊपर पढ़ा। इसमें लक्षण गात्र स्तंभ, पूरा शरीर अकड़ जाएगा, और वेपथु का मतलब कंपन होता है, ट्रेमर होता है ना। मस्त गाने, मस्त गावे, ऐसा कर सकते हैं, मस्त गावे। इसके बाद श्रृंगी विष होता है। श्रृंगी विष में अंग साथ आइए मिलते नहीं तो धमाका कर दे आज के जमाने में। उदर वृद्धि, इसको याद करना सरल है, श्रृंगी दाऊ करके, DAU जी, है ना। दाह उदर वृद्धि अंगसार। पुंडरीक आ गया, पुंडरीक भैया अपन बहुत सारी जगह पढ़े हैं, पुंडरीक, है ना। पुंडरीक पढ़े ना, पुंडरीक अपन बालग्राफ भी पढ़े हैं, पुंडरीक स्किन डिसीज भी पढ़े हैं अपन, पुंडरीक जहर भी पढ़ रहे हैं, पुंडरीक औषध कमल का भी भेद है ना। तो पुंडरीक जो है नेत्र रक्तता और उदर वृद्धि, चूंकि लाल रंग का होता है कमल, पुंडरीक वैसे बोलते हैं। तो ये तुम्हारे हो जाएगी आंखें, मतलब नेत्र रक्तता उदर वृद्धि। पुनः आंखें लाल करके उदर बढ़ाओ, पुरुष आंखें लाल करके उदर बढ़ाए, ऐसा भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। या पुनः आंखें लाल करके उदर बढ़ाओ, जो भी। पुन्नु आंखें लाल करके, पुंडरीक आंखें लाल करके, जैसे। मूलक, मूलक में विवर्णता, छर्दी, फिक्का, सोफ और मूढ़ता, ये सब लक्षण आ जाते हैं। 6 का सो ही मुझे बेकार लगता है, 6 का सो मुझे बेकार मतलब लगता है। तो 6 से छर्दी, का से का ही है ना। सो का मतलब सोफ, मुझे का मतलब मूर्ता, बेकार का मतलब वैवरण, का से भी कुछ है क्या, नहीं, बेकार साथ में आ जाएगा ना। ही यहाँ पर रहेगा, 6, 6 का सो ही मुझे बेकार लगता है, ठीक है ना। चलो, बेकार इसलिए लगता है कि क्लास रहती है। चलो, हलाहल आ गया ना, हलाहल पी ली ना, देवताओं के टाइम में हलाहल चलता था, काल कूट हलाहल, ये सब पी लेते थे ना। तो आजकल हलाहल जहर नहीं, सुन के ही नाम लोग मर जाए, ठीक है ना। तो हलाहल जो होता है, श्वास देर से आती है, मतलब पी लिए सांस गई, है ना, 2-4 मिनट बाद लौट के आएगी। तो हलाहल देर, श्वास देर से आना, शरीर का रंग काला हो जाता है, एकदम श्याव वर्ण का हो जाता है, समझ रहे हो, हलाहल।
और ये दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, याद रखिएगा। देरी से आना श्याम हल चलाने, देरी से आना श्याम हल चलाने। देरी से आना का मतलब श्वास के बाद है देरी से आना। श्याम मतलब श्याम वर्ण का, हल चलाने मतलब हलाहल, ठीक है ना। महाविष करके भी एक ठो आया है, हृदय में ग्रंथि और महान सूल, नाम है महाविष। महान महान है ये, दिल में गांठ पड़ गई है और फिर दर्द है। महान ग्रंथि वाला सूल है ये, कर्कटक नाम से। कैंसर को कर्कटक ताई को बोलते हैं ना, कर्कटार्बुद बोलते हैं, कर्कटक बोलते हैं। कर्कटक नामक विष जो है देख लो भैया, मजेदार है, चिल आउट ब्रो, है ना। मनुष्य उछलता कूदता हंसता हुआ दांतों को काटता, जो पाएगा उसे काट लेगा, पगला जाता है एकदम से। उछलता कूदता हंसता हुआ दांतों को काटता है। अरे दांत काटेगा है ना, टीथ बाइट करेगा, किसी को पाएगा तो काट लेगा, मजा नहीं उससे, उसका ना हाँ मतलब दांत में ऐसा लगता है ना, जब तक काटे नहीं तो मजा नहीं आ रहा, इस टाइप का। तो मतलब कर्कटक ऐसा है कि मतलब ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होता है शुरू का फेज मजा आएगा, जैसे हाँ वो कभी खाए हो और जिसने खाया हो उसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब काटता नहीं किसी को, मतलब फेज की मैं बात बता रहा हूँ, शुरू में अच्छा लगेगा, फिर फेज आएगा बाद में बहुत डिप्रेस हो जाते, बचेंगे कि नहीं बचेंगे इस टाइप, है ना। बस तो जाते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, अगर फेटर डोज नहीं दिए हैं तो, है ना, 25 ग्राम चून। अब इसके बाद देखो जंगम विष के अपन फटाफट अपन देखे ना 16 होते हैं, 13 16, स्थावर के अपन ने 10 देखे थे, जंगम के 16, है ना। तो 16 अधिष्ठान देख लेते हैं अपन फटाफट करके। तो देखो 1 और 2 नंबर में दृष्टि और निश्वास, समझ रहे हो कि जैसे दिव्य सर्प पे उदाहरण दिया गया है, दिव्य का मतलब डिवाइन सर्प, दिव्य सर्प का मतलब जो हमारे और तुम्हारे बस का नहीं है, समझ रहे, बास्की टाइप के, है ना। एक बार ऐसे घुमा के दृष्टि देख ले तो निपट गए काम से, एक फुक्कार मार दिया तो गए, है ना। तो ये तो चलो छोड़ो, दिव्य सर्प। दंष्टा करके एक आता है, दाढ़ जो है ना, दांत जो होते हैं, फैंग्स, ये भौम में सर्प है, भौम के नहीं है, भौम में जमीन वाले सांप जो होते हैं वो फैंग से काटते हैं ना, विष दंत से। अब इसके बाद नाखून, चलिए अच्छा नाखून में थोड़ा सा बिल्ली कुत्ता मंडूक, यहाँ थोड़ा सा ऐसा एरो मार देना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बिल्ली कुत्ता और मंडूक याद रखें, कुत्ता बिल्ली तो समझ में आता है, बट मेढक नहीं, मेढक ने किसी को काटा है क्या? जंगली वाले मेढक नाखून से खरोच लेता है, यहाँ वाले तो बेचारे टर टर करके निकल लेते हैं। तो केबियम है ना, कुत्ता बिल्ली मंडूक, क्या ये केबियम। अब इधर आ जाएगा मूत्रपुरीष, है ना, मूत्रपुरीष किसमें है? चिपिट, जीव है, चिपिट चिपिट, है ना, एमपी चिपटा, एमपी एमपी का चिमटा हो गया, चिपटा हो गया। फिर इसके बाद है सूक, शुक्र, शुक्र है, सॉरी सूक नहीं शुक्र है, शुक्र है, काफी बार पूछा गया भैया मूसक का शुक्र, या शुक्राचार्य का चूहा, है ना, शुक्राचार्य का मूस। फिर 8 और 9 में देखिए आर्तव और लाला स्राव, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अलालू, अलालू। शुक्राचार्य का मूस हो गया और अलालू हो गए। फिर इसके बाद आर होता है, स्टिंग जो होती है ना बिच्छू की,
इसको बोले आर, है ना, आरवी। फिर मुख संदंश होते हैं। अभी सब देखा होगा, मक्खी, जोंक, कड़व, है ना, मुख जोकम करके, जोकम, जोंक, कड़व और मक्षिका, अपन इनको आगे पढ़ेंगे डिटेल से। मुख किसमें है, जोकम, मतलब जोंक, कड़व और मक्षिका। फिर है विसर्जित गोदा, इसमें कोई खास नहीं है। चलो पित्त में आ जाइए, शस्कुली, मत्स्य, वरटी, मत्स्य और रक्तराजी काफी इंपॉर्टेंट है। शस्कुली, मत्स्य, वरटी, मत्स्य और रक्तराजी, ये नाम है मछलियों के। तो पिता का सवर हो गया, सवर, सवर, सवर पिया भी कर सकते हो, सावरे पिया, सवर पिया, या पिता का सवर। फिर इसके बाद सूक और तुंडास्थि, ऐसे चोंच जैसा निकला रहता है, तुंडास्थि। उच्चटिंग हो गया, शतपदी, सेंटीपीड आपने देखा होगा, इसे दूसरे टावर निकला रहता है, ऐसे चलता है सेंटीपीड, ऐसे करना। अब भौरे, भमर, भौरे नहीं मतलब जो जंगली वाले भौर, जो मतलब पीछा करके काटती है ना। तो मतलब तीन इसके नाम है, उच्चटिंग हो गए, इसका लक्षण चरक ने मेढ स्तब्धता करके बताया, कई बार एग्जाम पूछा गया। शतपदी, सेंटीपीड, भौरे। तो इसमें क्या है, सत्तू की बस हो गई सत्तू की BUS। भ्रमर, उच्चटिंग, सतपदी। और है सब, कीट और सांप, इनके डेड बॉडी भी जहरीली है ना। ये कहीं इनका पाउडर बना के खाने में मिला दिया जाए तो जहर जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इनको भी याद रखना। फिर इसके बाद वाग्भट जी आए, तो वाग्भट जी ने क्या बोला, आगे पेज में आएंगे वाग्भट जी ने बोला कि देखो जंगम भी 16 ही होते हैं, मैं इतना ही मानूंगा, किंतु लेकिन परंतु जो भी मान के, तीन की जगह मैं थोड़ा सा कुछ और बताऊंगा। तो विसर्जित के स्थान पे उन्होंने स्पर्श बताया कि टच से भी जहरीला था, छू दिया तो जहर फैल गया, तो विस्पर्श याद रखिए। संदंश की जगह है उन्होंने क्या बताया, अस्थि बता दिया, संस्थि। विष से मृत प्राणी की हड्डी भी भैया जहर का काम करेगी, है ना। और तुंड की जगह उन्होंने बताया कि रक्त, तुर है, तुंड की जगह रक्त। तो विस्पर्श, संस्थि, तुर। अभी अपने को पता होना चाहिए किसकी जगह क्या माना हुआ, ठीक है ना। VST सार ऐसे कर भी आती है, या से ऐसे करके वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही अपन करते हैं, कल अपन उत्क्रम पढ़ेंगे। और सभी लोग इस हफ्ते का टेस्ट शिद्दत के साथ दो, मस्त तरीके से तैयारी करके, है कि नहीं। लोग पाएंगे कि अभी मतलब एफर्ट बहुत मतलब एवरेज दिख रहा है, औसत दर्जे का अभी प्रयास दिख रहा है, ठीक है। तो उसको कवर करिए, चूंकि इस हफ्ते मतलब बहुत ज्यादा है मटेरियल, मतलब पढ़ने का बहुत विषय है। लेकिन ये जरूरी है, आपकी तैयारी ऐसी ही होगी तभी काम चलेगा, नहीं अचानक मान के चलो तुम्हारे सामने इतने विषय आ जाएंगे तो पैनिक हो जाओगे। इसीलिए ऐसे प्लानिंग करके रखा गया है ना, छोटे छोटे डोज में तुम्हारा प्रेशर बढ़ता रहे। तो सभी लोग अच्छे से टेस्ट वगैरह दो। रिवीजन स्ट्रेटजी में इसलिए बार बार कहता हूँ, रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन फोकस सबको करना है ना। और जैसे मान के चलिए जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, तुम लोग प्लानिंग बना के चलो, मान लो 8-10 घंटे का पढ़ पाते हो दिन भर में, पढ़ना चाहिए। अब PSC जिनको निकालना होगा 10 घंटे में ना पढ़ेंगे तो फिर तो जय श्री राम है, फिर क्या कर सकते हैं।
तो 2 घंटे का समय रोज आप लोग रिवीजन के लिए रखिए, जो प्रीवियस सब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। तब जाके जब लास्ट वीक में अपना मेगा टेस्ट होता है तो आसानी के साथ दे पाओगे, नहीं तो पता चला कि वो सब निकल गया दिमाग से, ठीक है ना। चलो फिर छुट्टी।